दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, और जिसका जिक्र हम करते हैं कि शहरी तौर पर बीजेपी शहरों में अपने पैठ को बनाए रखती है, उसमें बिहार में पटना जो है सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, ऊंची जातियों का वर्चस्व भी है, खासतौर से कायस्तों की बड़ी तादाद है। वहां पर 9 सीटें जो हो रही है, बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी 2015 में। लेकिन इस बार जो नजर आ रहा है उसमें खासतौर से बीजेपी के हिस्से में जो है बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हार, पटना साहिब, दानापुर, ये 6 सीट बीजेपी के पास है। इसमें से कोई एक सीट अगर डामाडोल नजर आ रही है तो वह सबसे पहली सीट है कुम्हार की। यह वह इलाका है जिसने बहुत परेशानी भोगी। पानी जब आ गया था, स्थिति नाजुक थी बहुत ज्यादा। दूसरी स्थिति में चीजें फंसी हुई हैं जो कि बांकीपुर के बारे में कहा जा रहा है। बांकीपुर में एक नई उम्मीदवार के तौर पर पुष्पम प्रिया है, जो अगर वोट काट देती है बीजेपी के तब तो मुश्किल है बीजेपी के लिए। यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो वोट नहीं काटती है और वोटिंग पैटर्न बीजेपी के अनुकूल रहेगा तो ये नितिन है वहां पर बीजेपी के जो, वह चुनाव जीत जाएंगे। इससे इनकार कतई नहीं है। मुश्किल होगी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को, लेकिन अगर वो वोट काटती हैं पुष्पम प्रिया तो फिर इसका मतलब है ये एलजेपी की तर्ज पर होगा। वोट कट गए, वहां तो जेडीयू के कट रहे हैं, यहां बीजेपी के वोट कट गए। और इसलिए क्योंकि ये खुद ब्रिटेन से पढ़कर आई हुई हैं, हाई एजुकेशन के साथ है, प्लुरल पार्टी बनाई है, नए मकसद के साथ है, बेहतरीन आइडियल सिचुएशन है। लेकिन बिहार का इलेक्शन सिर्फ आइडियल सिचुएशन को नहीं देखता है, वह आइडियल सिचुएशन तक कैसे पहुंचना है यह भी देखता है। और संयोग से आइडियल सिचुएशन पेट से जुड़ा हुआ है, जहां पर रोटी चाहिए, और शायद अब उसको एक हिस्सा आगे बढ़ चुके हैं जहां पर रोजगार और नौकरी चाहिए। यह स्थिति पटना के भीतर है, यानी पटना के भीतर भी बीजेपी अपनी सीटों को संभाल पाएगी, उसमें 1 से 2 सीट की कमी आ सकती है। यह संकेत है, 6 सीट से कम हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जेडीयू ने जो एकमात्र सीट जो जीती थी फुलवारी की, वह इस बार जेडीयू नहीं जीत सकती है। श्याम रजक वहां से छोड़कर आरजेडी में चले गए, जाहिर है वही चुनाव जीतेंगे, जो संकेत बहुत साफ है, खुले तौर पर संकेत है। आरजेडी जिन जगहों पर जीती थी, जो 2 सीटें थी वो मनेर और फतवा की थी, उस पर वो चुनाव फिर से जीत रही है, इससे कतई इनकार नहीं है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आरजेडी गेन भी कर रही है, बीजेपी कुछ लूज भी कर रही है। संकेत जब ओवरऑल आपके सामने उभर कर आता है, हम दूसरे जिलों में चलें, हम एक संकेत और आपको बता दें कि 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और बीजेपी टकरा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जो वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है उसमें आरजेडी के, यहां पर आरजेडी और बीजेपी जहां जहां टकरा रही है वो 60-40 का रेशियो है, यानी आरजेडी के पक्ष में 60% जीत है, बीजेपी के पक्ष में 40% है। जहां पर जेडीयू और आरजेडी टकरा रहे हैं वहां तो लगभग 80-20 का परसेंटेज आ रहा है, यानी 80% आरजेडी के पक्ष में है, 20% जेडीयू के पक्ष में है, और यहां 24 सीटें हैं। जहां पर जेडीयू और एलजेपी जिन 24 सीटों पर टकरा रहे हैं, और दूसरी महागठबंधन की पार्टी भी है, 40% सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे नेगेटिविटी के साथ जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है एलजेपी के होने से। तो शायद इसीलिए वो बड़ा संकेत था। अगर ऐसी स्थिति बिहार में बन रही थी जहां पर वोटिंग पैटर्न एक दिशा में जा रहा है, तो शायद एलजेपी को इस रूप में बीजेपी उतारने की गलती नहीं करती। और अगर आरजेडी को इसका एहसास होता तो वो इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं देती, क्योंकि कांग्रेस जिन 70 सीटों पर लड़ रही है वहां पर आरजेडी के सामने मजबूरी है वोट ट्रांसफर कांग्रेस को करवाना। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वो कौन सा वोटर है जो उसके अपने पारंपरिक वोट बैंक है, वह तो उसके साथ खड़ा है, लेकिन उसने कास्ट की लाइन पे, जो बिहार के भीतर में जो कास्ट की लकीर हर किसी ने खींची, वह भी उसने स्वच्छंदता के साथ छोड़ दी कि महागठबंधन नेशनल लेवल पे है। यहां पर मुश्किल यह है कि जहां पर जेडीयू, एलजेपी और कांग्रेस टकरा रहे हैं वहां फायदा कांग्रेस को उतना नहीं हो पा रहा है। यह एक संकेत है कि कांग्रेस की जमीन उतनी पुख्ता है नहीं। जहां जहां पर एलजेपी, जेडीयू और आरजेडी टकरा रहे हैं वहां आरजेडी आसानी से निकल रही है, इसीलिए वो 80-20 के रिश्ते में आकर खड़े हो गए हैं। यह एक अलग स्थिति है। इसके बाद आइए, हमें लगता है कि खासतौर से सिवान की 8 सीटें, सिवान इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी समझिए क्योंकि सिवान में याद कीजिए एक वक्त वहां के डॉन हुआ करते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन।
मोहम्मद शहाबुद्दीन के दायरे में माना जाता है कि एमएल के लगभग 15 एक्टिविस्टों की हत्या की गई और जेएनयू से निकले हुए चंद्रशेखर थे, उनकी भी हत्या की गई। उस समय आरजेडी ने साथ दिया था डॉन का, लालू यादव ने। उस समय लेफ्ट और एमएल ने पूरा आंदोलन चलाया था लालू के खिलाफ, और जिस तरीके से आरजेडी की। लेकिन इस चुनाव में बिल्कुल अलग स्थिति है, लेफ्ट साथ में खड़ा। इसलिए मैं शुरुआत में जब आपसे कहा कि 14 सीटें इस 94 सीट में से लेफ्ट के हिस्से में आई है, तो यह पैटर्न है कि वो कितना बड़ा लेफ्ट का वोट शिफ्ट हो रहा है चेहरे के ऊपर, जो चेहरा है तेजस्वी। ये यहां समझना चाहिए, यहां चेहरा कन्हैया कुमार नहीं है, यहां चेहरा तेजस्वी है, जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड नहीं है, जिसके लिए मत दिया गया कि जंगल राज है, जिसके लिए मत दिया गया कि पढ़े लिखे नहीं है, जिसके लिए कुछ भी चीजें मत दी गई और मतते चली गई। लेकिन सियासत साधने के लिए जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आरजेडी के लिए इतना ज्यादा लाभदायक इन तमाम जगहों पर है। खासतौर से सिवान, जीरादरी का इलाका था जहां से 90 और 95 में मोहम्मद शहाबुद्दीन एमएलए रहे थे। उसको जेडीयू ने लास्ट टाइम जीता था, लेकिन इस बार वो वहां से जीत पाने की स्थिति में कतई नहीं है, जो बहुत साफ नजरिया, साफ तौर पर आ रहा है। यहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर जो उतारे हैं, उसमें सिवान, दरौली, दरोंदा और गोरिया कोठी है। लेकिन बीजेपी इन जगहों से चुनाव जीत पाएगी, यह असंभव सी बात लग रही है। यानी बीजेपी के लिए सिवान एक बड़ा झटका होने वाला है। उसके अलावे दारुंदा, बरैया, गोरई कोठी और महाराजगंज, यहां से ये कॉम्बिनेशन सिवान में कहीं अपर हैंड में ले जा रहा है आरजेडी को। उसके बाद हमको लगता है एक हिस्से का डिस्कशन आज जरूर 2 हिस्से का और करना चाहिए। एक जो मैथिल ब्राह्मणों का हिस्सा जो है, मैथिल का हिस्सा है, जो मधुबनी, दरभंगा, और दूसरा चंपारण का हिस्सा। चंपारण में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 9 सीटों पर वोटिंग हुई है। पश्चिमी चंपारण की 3 सीट, जो नौतन है, चनपेटिया है और बेतिया है। इन 3 सीट में बीजेपी 2 सीट जीती थी, नौतन और चनपेटिया, जहां से जनता दल यूनाइटेड 2015 में हार गई थी। बेतिया से कांग्रेस जीती थी, बीजेपी के हारे थे। इन तीनों जगहों से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार किया है पश्चिमी चंपारण में। हम पूर्वी चंपारण को भी इसके साथ जोड़ते हुए आपको बताएंगे कि दोनों को क्यों जोड़ना चाहिए। पूर्वी चंपारण की 6 सीटों में जो बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 3 सीट है, 29 सीट है, कल्याणपुर है, पिपरा है और मधुबन है। मधुबन मोतिहारी से लगा हुआ इलाका, उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और आरजेडी की 2 सीट है, एलजेपी की भी यहाँ पर 1 सीट है। ये भी जरा समझना चाहिए कि जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि जो 94 सीटों में किसने कितनी सीटें जीती हैं, तो एलजेपी ने 2 सीटें जीती थी। 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2015 में। जो 2 सीट थी उसमें गोविंदगंज थी, जो पूर्वी चंपारण में आती है, और एक लालगंज थी, जो वैशाली में आता है। ये दोनों सीट एलजेपी अब नहीं जीत पाएगी, स्थिति ये हो गई। तो लेकिन वोट तो मिलेंगे। नुकसान किसको होगा? नुकसान एनडीए को होगा, वो तो एनडीए के साथ खड़ी हुई है। फायदा किसको होगा? महागठबंधन को फायदा होगा। एलजेपी को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के हिस्से में जब आप ट्रेवल करते हैं, यहां पर जो मिले हैं, जो बंद है, सवाल है कि लालू यादव के वक्त में वो मिले बंद हुई, लेकिन 15 साल में उसे खोला ही नहीं गया। और जनता के भीतर ये बड़ा गुस्सा है। 2017 में शुगर मिल में 2 मजदूरों ने जब आत्महत्या कर ली थी, खुद को आग लगा ली थी, और पटना मेडिकल कॉलेज में जब उनका इलाज चल रहा था, तो सरकार की तरफ से कोई देखने तक नहीं पहुंचा था। उनके परिवार के लोगों, आज भी उनके गुस्सा है, वहां के मजदूरों में गुस्सा है कि 2002 में मिल बंद हुई, लेकिन 2005 से लेकर 2020 तक कोई प्रयास ही नहीं हुआ। और चूंकि इतनी बड़े इलाके में मिलें फैली हुई हैं और वहां पर जितनी बड़ी तादाद में मजदूर हैं, 10,000 से ज़्यादा मिल मजदूर जो बिखरे पड़े हुए हैं उन इलाकों में, जो मजदूरी देते हैं मिल को अलग अलग तरीके से, जो परमानेंट नहीं है। परमानेंट की तादाद तो मान लीजिए 700-800 है, लेकिन बाकियों की तादाद इतनी ज़्यादा जो मिल पर आश्रित थे, इनके भीतर गुस्सा है। इसलिए पूर्वी और चंपारण, सवाल है कि अब अंग्रेजों की सत्ता तो है नहीं कि नील की खेती कराएं और महात्मा गांधी वहाँ पर जाके किसानों को आंदोलन के तौर पर खड़ा करें। हालांकि राहुल गांधी वहाँ पहुँचे तो चंपारण का जिक्र करते हुए याद कर रहे थे महात्मा गांधी को भी, और कांग्रेस को भी वो जिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन इलाकों का सबसे बड़ा संकट यह है कि एक सत्ता को इन्होंने देख लिया है, अब वो नहीं चाहते हैं कि ये सत्ता के बाद, बदलाव के बाद देखेंगे चीजें कैसे बदलेंगी। लेकिन कुछ जगहों पर चीजें ऐसी बहुत साफ तौर पर है जहां पर एक मैसेज है कि बीजेपी कुछ 1-2 सीट बचा सकती है। लेकिन कुछ जगहों पर चनपटिया में उम्मीदवार बीजेपी ने बदल दिया है, पहले प्रकाश थे, अब वहां पर उमाकांत सिंह आ गए हैं। ये एक अलग अलग हिस्से में चीजें को आपको देखना होगा। लेकिन जब आप इस बात पे आएंगे, जो प्रॉब्लम है और जिस प्रॉब्लम को नैरेटिव के तौर पर तेजस्वी ने
बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। और दिल्ली से या फिर पटना से उड़कर नीतीश कुमार पहुंचे, दिल्ली से प्रधानमंत्री पहुंचे, जिन वक्तव्यों का ये जिक्र भाषणों में कर रहे हैं उसको लेकर इसीलिए लोग ठहाका लगा रहे हैं। और जो प्याज फेंका गया मधुबनी में वो संकेत है। सवाल ये नहीं है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू, इनमें एक ईमानदारी का पुट है, इनका जो अपनी ऊर्जा है उस लाजवाब है, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन ये दबते दबते बीजेपी के साथ ऐसा दब गए, और बीजेपी अपने तौर पर जिस चीजों को उभार रही है, जिस औरे को उभार रही है, उसमें वो अपने साथ खड़े दल को ही जब खत्म करने पर आमदा हो तो नीतीश बाबू भी क्या करते और क्या करेंगे। यह भी एक संकेत है कि लोगों का गुस्सा उसी चेहरे पर जाता है, लोगों का प्यार एक चेहरे पर ही जाता है। उसके पीछे की परिस्थितियों को एनालिसिस हम आप करते हैं चीज़ों को बैठ के, लेकिन चेहरा महत्वपूर्ण होता है। चाहे ना चाहे नीतीश कुमार एक चेहरा एनडीए का है जिसको लेकर गुस्सा और आक्रोश बहुत ज़्यादा खलबला रहा है। तेजस्वी एक चेहरा है जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, लेकिन उस चेहरे को लेकर एक आस और एक उम्मीद, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जग चुकी है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुस्सा इतना तीव्र है कि लग रहा है कि शायद उम्मीद जग गई है। तो ये जिताने का चुनाव है या हराने का चुनाव है, इसकी कमेंट हम लोग आखिर में करेंगे। मधुबनी और दरभंगा के इलाके का जिक्र भी करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके के भीतर में खासतौर से मधुबनी में जाएंगे तो आरजेडी ने वहां पर 2 सीटें पिछली बार झंझारपुर और मधुबनी की सीट जीती थी। बीजेपी ने राजनगर की सीट जीती थी, जो कि एक लिहाज से नेपाल बॉर्डर से लगती है, और इस बार वह सीट भी डामाडोल सी लग रही है। वह 50-50 की स्थिति में राजनगर की सीट आई है। बीजेपी की दूसरी स्थिति दरभंगा में कहीं नहीं है, वहाँ जेडीयू है, जो कि बेनीपुर का इलाका है, कुशेश्वर स्थान है, लेकिन कुशेश्वर स्थान में इस बार कांग्रेस न चुनाव जीत जाए।